Hello, students. How are you? So I hope you all are doing well. Students, I'm going to try this app that is X Recorder for this video explanation of chapter 15, class 10 science, our environment. Okay, and if you found this is not effective app, then please revert me as convenient to you. Okay, so let us start. In my previous video, I had explained this chapter till I had explained ecosystem and okay, one thing I think I forget to explain in my previous lecture, that is activity 15.3. You must explain this, and the answer of this activity is given in this last paragraph. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड. बहुत इजी है. एक एक्वेरियम और पॉन्ड, जो नेचुरल पॉन्ड्स होते हैं, उसका कंपैरिजन है कि हमें एक्वेरियम को क्लीन करना पड़ता है, बट जो पॉन्ड्स होते हैं हम उनको क्लीन नहीं करते हैं. व्हाट इज़ द रीज़न? सो मैं आपको वन लाइन आंसर बता देता हूँ, लेकिन आप इसको इससे गो थ्रू ज़रूर होइएगा. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. ठीक है. इसमें देखिए, जो नेचुरल जो पॉन्ड्स होते हैं उनमें एक नेचुरल इकोसिस्टम होता है, बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, एक फूड चेन होती है, वो खुद को क्लीन करने में इफ़ेक्टिव होते हैं. उस प्लांट को, उस पॉन्ड को क्लीन करने में वो जो फूड चेन है, जो उसके अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो इफ़ेक्टिव होते हैं उस पॉन्ड को क्लीन करने में. लेकिन जो नेचुरल जो एक्वेरियम्स होते हैं हमारे घरों में, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं. उनमें हम क्या करते हैं? ओनली क्लीन वाटर डालते हैं और कुछ फिशेज़ या जो भी हमारे पास अगर एक्वाटिक एनिमल जो भी ऑर्गेनिज्म है, हम उसको डाल देते हैं. तो उनमें वो एफिशिएंसी नहीं होती है कि वो उनके वेस्ट को क्लीन कर सकें. ठीक है. सो इसलिए वो एक्वेरियम जो होता है वो हमें मैनुअली क्लीन करना पड़ता है. ठीक है ना. तो ये दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर. ये जो पैराग्राफ है ना, इसको रीड ज़रूर कीजिएगा. ये एक बहुत ही अच्छा आंसर है. ओके. तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. हम फूड चेन, फूड वेब भी कर चुके हैं, 10% रूल भी कर चुके हैं. ओके. हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ये लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन. जो बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन क्या होता है. ओके स्टूडेंट, लिसन मी. जो आजकल जितने भी हम फार्मिंग वगैरह कर रहे हैं, इन फार्मिंग वी आर यूजिंग सो मच पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स. ओके. सो वेयर दीज पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल गोज आफ्टर स्प्रेइंग. So there may be two different probabilities. One is that washed into the soil, or they go into the water bodies with the rainwater. Okay. So in both the cases, there are two harmful things or harmful effect of these pesticides that washed into soil or into the water bodies. एंड दैट इज़ कि इफ़ अगर ये जो पेस्टिसाइड्स हैं ये सॉइल के अंदर, सॉइल इनको अब्जॉर्ब कर लेती है, तो वहाँ पर जो न्यू क्रॉप हम ग्रो करेंगे, वो पेस्टिसाइड वाटर और मिनरल का सॉल्यूशन जो प्लांट को जर्मिनेशन में हेल्प करता है, जब प्लांट ग्रो होता है उसको हम जब वाटरिंग करते हैं, वो उस मिनरल और वाटर के सॉल्यूशन के साथ प्लांट में एंटर कर जाएगा. एंड व्हेन, जब हम उस प्लांट को हम ईटेबल की फॉर्म में यूज़ करेंगे वी द ह्यूमन बींग्स, और उसको जो भी हर्बीवोरस उसको खाएगा, तो वो पेस्टिसाइड उसकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे. वन थिंग इज़ दैट. सेकंड, जो मैंने आपको बताया कि ये पेस्टिसाइड जो हैं वॉश आउट हो सकते हैं रेन वाटर के साथ, और कहाँ पहुंच सकते हैं? एक्वाटिक बॉडी, हमारी जो पानी एक्वाटिक बॉडीज़ हैं, पॉन्ड्स वगैरह जो हैं, उनमें चले जाएंगे. तो वहाँ पर जो एक्वाटिक एनिमल उसमें रहते हैं, ये वहाँ से उनकी बॉडी में चले जाएंगे, और उनको फाइनली कौन, लाइक जो नॉन वेजिटेरियन पीपल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो एक्वाटिक एनिमल्स को हम जो खाते हैं, ठीक है, फॉर द प्रोटीन डाइट, तो वो वैसे ह्यूमन बींग में भी आ जाएंगे. ठीक है. तो क्या होता है कि ये धीरे धीरे फूड चेन में आ जाते हैं, और फूड चेन में आप देखेंगे कि जो सबसे टॉप पर जो है, वो टॉप पर जो ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमन बीइंग है. ठीक है. तो सबसे ज़्यादा, बिकॉज जो हमने 10% रूल पढ़ा कि ये 10% करता हुआ जो है वो एनर्जी जब पास होती जाएगी, तो उसके साथ साथ ये जो पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, इनकी जो क्वांटिटी है
वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी, सबसे ज़्यादा जो टॉप लेवल पे होगा फूड चेन के। और यहाँ पर देखिए, चाहे वो क्रॉप्स हैं और चाहे वो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, इस फूड चेन में सबसे टॉप पर ह्यूमन बीइंग है। तो वहाँ पर जब हम ज़्यादा से ज़्यादा, या क्योंकि फूड तो हमारी डेली की रिक्वायरमेंट है ना, तो जितना ज़्यादा हम फूड वगैरह खाते जा रहे हैं, तो ये पेस्टिसाइड्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच रहे हैं, और ये हमारी बॉडी में इनका जो अक्यूमुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है। एंड दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो इसको ज़रूर रीड करिएगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, देखिए इसमें कुछ इसके टेक्निकल जो पॉइंट्स हैं, दीज केमिकल्स आर नॉट डिग्रेडेबल, दीज गेट एक्यूमुलेटेड। अगर ये जो केमिकल्स होते हैं पेस्टिसाइड्स वगैरह, ये हमारी बॉडी में एंटर तो कर जाते हैं, लेकिन क्या होते हैं, ये डिग्रेडेबल है। एक तो होता है ना बायोडिग्रेडेबल, जो धीरे धीरे करके डिके हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। नो, यहाँ पर ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ये डिग्रेडेबल होते हैं। नो, दे आर नॉट डिग्रेडेबल, ये धीरे धीरे फिनिश नहीं होंगे, ये अक्यूमुलेट होते रहते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, या जिस ट्रॉफिक लेवल पर भी हैं वहाँ पर ये एक्यूमुलेट होते रहते हैं, ये नॉट डिग्रेडेबल हैं। ओके, सो दिस इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे, हाउ डू आर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट। इस टॉपिक में सबसे मेन जो इस पूरे चैप्टर के अंदर जो सबसे मेन क्वेश्चन है, दैट इज़ ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज़ गेटिंग डिप्लेटेड। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये ओजोन लेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल ओजोन लेयर क्या है? दिस इज़ O3 पार्टिकल, O3 मॉलिक्यूल्स होते हैं एटम्स के, ऑक्सीजन के, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये हायर लेवल पे ओजोन लेयर की जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है हायर लेवल के जो इन्वायरमेंट पे। और ये जो ओजोन है, O3 पार्टिकल्स जो हैं, देखिए O2 और O3 का डिफरेंस ज़रूर समझिएगा। O2 जो है वो लाइफ गिविंग गैस है, एंड O3 जो है वो बहुत ही हार्मफुल गैस होती है, उसको हम इनहेल नहीं कर सकते। बट यहाँ पर देखिए जो O3 लेयर है, इसका एक एडवांटेज भी है ऑन हायर लेवल इन्वायरमेंट। ये प्रोटेक्ट करती है हमें यूवी रेज जो आती हैं सन से, जो यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता है, उससे हमें प्रोटेक्ट करती हैं। वहाँ पर हायर लेवल के इन्वायरमेंट पे, काफ़ी हाइट पे जहाँ पे ओजोन लेयर है, वहाँ पर क्या है, O3 पार्टिकल्स बहुत सारे हैं। लेयर का मीनिंग क्या है कि वहाँ पर बहुत सारे O3 पार्टिकल हैं, बहुत सारे। तो वो वहाँ से जितनी सन रेज आती हैं उनमें से यूवी रेज को वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज को वो अर्थ तक नहीं आने देते हैं। और ये यूवी रेज हैं जो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, इससे बहुत सी स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्किन कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये रेज को वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। नाउ इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये O3 पार्टिकल है, होता क्या है, ओजोन एट हायर लेवल एटमॉस्फेयर, द प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन। जो ये यूवी रेज जब फॉल करती हैं हायर लेवल एटमॉस्फेयर पे, वहाँ पे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, O2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उनको ब्रेक कर देते हैं। और वो ब्रेक होंगे तो वो किस में ब्रेक हो जाएंगे, वो O पार्टिकल, O+O में। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है उसको किस में ब्रेक कर देंगे, अगर वो O2 था तो उसको OO के अंदर ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अब ये जो सिंगल O मॉलिक्यूल बन गया, ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन O2 पार्टिकल से रिएक्ट कर जाएगा और क्या बन जाएगा, बैलेंस करेंगे तो O3 बन जाएगा। भाई एक O पार्टिकल है, एक O2 पार्टिकल है, तो O3 पार्टिकल बन जाएगा, एंड दैट इज ओजोन। अब बात ये आती है कि ये तो बन गया ओजोन, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि पिछले कुछ सालों से, लगा लीजिए कोई 30-40 साल, इसमें 1980s लिखा हुआ है, एग्जैक्ट टाइमिंग जो है ये 1985 के करीब ये डिटेक्ट हुई थी प्रॉब्लम। दैट इज़ कि जो ओजोन लेयर है उसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम हो, थोड़ी नहीं, उस टाइम पे थोड़ी कम थी, अब बहुत ज़्यादा कम हो रही है। ठीक है, एंड इसका रीज़न क्या है भाई, अगर O3 पार्टिकल बनने किससे थे, O3 पार्टिकल बनने थे ऑक्सीजन से। अब हमने डे बाय डे क्या किया,
जो पेड़ हैं वो कट कर दिए, और ट्रीज कट करने का डिसएडवांटेज क्या हुआ, ऑक्सीजन फॉर्म होनी कम हो गई, ऑक्सीजन कम हो गई तो O3 पार्टिकल बनना बंद हो गया। अब अगर O3 पार्टिकल नहीं बनेगा, ठीक है, और तो उससे क्या होगा, जो ओजोन ले जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो अर्थ पे आएंगी, अर्थ का टेम्परेचर राइज हो जाएगा। और इसके अलावा भी O3 के जो नहीं बनने का एक मेन इम्पोर्टेंट रीज़न, जो दो साइंटिस्ट थे, आई फॉरगेट द नेम ऑफ दो साइंटिस्ट, इन्होंने 1987 में या 1985 में जो इन्होंने एक्सप्लोर किया था, वो ये है कि जो हमारे पास जो फ्रीज़र होते हैं या एयर कंडीशनर्स होते हैं, उनमें एक स्पेसिफिक गैस यूज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC बोलते हैं इसको। और ये जितने भी कूलिंग के लिए जो गैसेस यूज़ होती हैं, इनको रेफ्रिजरेंट कहते हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट यूज़ होते हैं। तो ये जो रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, इनमें ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो यूज़ हो रही थी, और ये एक मेन रीज़न था O3 पार्टिकल के डिक्रीज होने का। द अमाउंट ऑफ ओजोन इन एटमॉस्फेयर बिगिन टू ड्रॉप शार्पली इन द 1980s. दिस डिक्रीज हैज़ बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो ये CFC भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था O3 के डिक्रीज होने में। एक देखिए इस CFC का फिर सोल्यूशन ढूंढा गया, तो सोल्यूशन जो उस टाइम पे जिन साइंटिस्ट ने CFC का पता लगाया, उसके बाद जो मीटिंग्स हुई, उनमें HFC करके एक और रेफ्रिजरेंट बताया गया कि अगर CFC की जगह पे HFC को यूज़ किया जाए तो O3 पार्टिकल वाली जो प्रॉब्लम हो रही है इसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो बाद में CFC को रिप्लेस किया गया HFC के साथ। अभी जो हमारे जो आज के टाइम में जो जितने भी कूलिंग इक्विपमेंट्स हैं, उनमें HFCs को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी जो इन दिनों लेटेस्ट जो इस पे बात चल रही है, वो HFC का भी अल्टरनेट ढूंढने की बात चल रही है, ठीक है। सो दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ द प्रॉब्लम कि O3 पार्टिकल क्या है, ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या चीज़ है, ठीक है। O3 पार्टिकल का डिके कम होना, उनके नंबर्स का कम होना, उसकी O3 जो ओजोन लेयर है उसका जो उसकी जो डिप्लेशन यानी कि उसके जो कंसंट्रेशन है जो O3 पार्टिकल की, उसका कम होना, ठीक है। सो दीज आर द रीजंस एंड सॉल्यूशंस कि हम रेफ्रिजरेंट जो यूज़ कर रहे हैं CFC, उसको चेंज करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी लगाएं, ठीक है। और इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं भी, सीधी सी बात बताऊं, जो अगर ये ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसका साइड इफ़ेक्ट हो रहा है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज़ हो रहा है, जो हमारे अर्थ के जो दो पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, दोनों के ऊपर जो आइस की जो शील्ड है वो धीरे धीरे करके कम हो रही है। उससे क्या होगा, वो आइस मेल्ट होगी तो उससे क्या होगा, सी लेवल बढ़ जाएगा, और अगर सी लेवल बढ़ जाएगा तो ऐसे बहुत से छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं जो कोस्टल एरियाज़ में हैं, वो डिप हो जाएंगी। हमारे इंडिया में भी एक थ्रेट है, और वो थ्रेट ये है कि 2050 तक मुंबई और चेन्नई, जो दो सिटीज़ हैं इंडिया की बड़ी सिटी कैपिटल सिटीज़ हैं, यहाँ पर ड्यू टू द रीज़न की जो सी लेवल बढ़ जाएगा, इनका भी काफ़ी एरिया सबमर्ज हो जाएगा वाटर के अंदर, ठीक है। ये प्रेडिक्शन है साइंटिस्ट का, अब देखिए आगे क्या होता है क्या नहीं, ओके। सो भाई बहुत से रीज़न है इसके। चलिए लास्ट टॉपिक है मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। देखिए गार्बेज तो सबको पता है, अब इसको मैनेज करने से पहले सबसे पहले इसको ज़रूरी है इसको सॉर्ट करना। अब सॉर्ट आप कैसे कर सकते हो, सॉर्ट ये कर सकते हैं कि जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग कर दें। बायोडिग्रेडेबल में हमारा किचन वेस्ट आ जाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल में हमारे पास जो प्लास्टिक इक्विपमेंट्स हैं वो आ जाते हैं, या जो आयरन आर्टिकल्स भी होते हैं ना, उनको भी हम इसी में ही रख लेते हैं, बिकॉज उनको भी डिके होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो जो भी जो वेस्ट है, अगर इसको सॉर्ट कर दिया जाए, एक तो ये है इसको मैनेज करने का तरीका, और उसके अलावा ये कुछ हम यूज़ करते हैं, रिसाइकल रीयूज़, है ना, तो वो भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं। अभी आपकी बुक्स में जो नंबर ऑफ़ आर्स हैं, रिसाइकल रीयूज़ और को टोटल 4 R इन दिनों ट्रेंड में है। अगर आपके पास, मुझे इसमें दिख नहीं रहे हैं, दैट इज़ रिसाइकल रीयूज़, एक शायद रीशेप करके भी एक R था, ठीक है। तो इस तरीके से इन आर्स का यूज़ करके हम अपने गार्बेज को मैनेज कर सकते हैं। एक जो क्वेश्चन एक बार बोर्ड में आया हुआ है इस टॉपिक पर, दैट इज़ कि इफ़ देयर इज़ अ फैसिलिटी ऑफ रिसाइकल एंड रीयूज़, विच विल यू प्रेफर, आप कौन सी
फैसिलिटी को प्रेफर करेंगे? सो आंसर इज वी विल प्रेफर रीयूज़, बिकॉज अगर हम चीज़ों को रिसाइकल करेंगे तो उसमें भी हमें एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी एंड वी वेस्ट द मैक्सिमम एनर्जी. सो वी विल ऑप्ट फॉर रीयूज़ द थिंग्स. ओके, सो दिस इज़ द चैप्टर. आई होप कि आपको ये जो ऑडियो एक्सप्लेनेशन है ये समझ आया होगा. ठीक है, तो इसको अच्छे से रीड कर लीजिए भी. ये चैप्टर एकदम फ्री के नंबर हैं, आपने इसको बचपन से काफ़ी टाइम तक पढ़ा. इसकी ये जो डिस्पोजेबल कप्स इन ट्रेन्स को कुल्हड़ से रिप्लेस कर सकते हैं, ये भी पढ़ लीजिएगा. मैं बार बार बता रहा हूँ, इस चैप्टर के अंदर ये जो एक्टिविटीज़ है ना, इन पे बेस्ड कुछ एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है, तो उसको ज़रूर रीड कीजिएगा. कुल्हड़ का क्या फ़ायदा है? कुल्हड़ जो है मिट्टी का बना हुआ है. फिर देखो, सबसे पहला फ़ायदा होगा कि ये इको फ्रेंडली है. आप प्लास्टिक का कप यूज़ करोगे तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है. सेकेंड थिंग, कुल्हड़ को जहाँ पिया अगर आपने वहीं पे फेंक दिया तो ये क्या होगा, कुल्हड़ जो है वो मिट्टी में मिल जाएगा. और सॉइल, इससे क्या होगा, सॉइल है तो सॉइल में मिक्स हो सकती है, कोई सॉइल पोल्यूशन नहीं है. सेकेंड थिंग, इससे जो अब प्लास्टिक के कप, तो लेट्स से कि कोई ट्रेन दिल्ली से चली है तो वो प्लास्टिक के कप इतने इजी टू कैरी हैं कि वो वहीं से ही वो 10,000 15,000 कप रख सकता है ईजिली. लेकिन कुल्हड़ इतने नहीं रख सकता, तो कुल्हड़ से उनको अलग अलग स्टेशंस पे बाय करने पड़ेंगे. और जैसे जैसे वो अलग अलग जगह पे जाके बाय करेंगे तो वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ों को थोड़ा सा इसको एनालाइज कीजिएगा. ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा. बाय.